नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिज़र्व अकेडमी पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्विक रिवीजन EE 202 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का जो 2016 का पेपर था, जिसके ऑब्जेक्टिव्स आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल पेपर है और चांसेस हैं कि इसमें से भी कुछ एक आध दो तीन क्वेश्चन उठ के सामने आ जाएँ, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीलिंग फैन में कौन सी मोटर यूज़ होती है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सब ने देखा है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी सीलिंग फैन में यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग? मोस्ट इकोनॉमिकल बोल रहे हैं, यानी सबसे सस्ता कौन सा उपाय है, मितव्ययी उपाय? तो इसका आंसर है अपना ए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। हो सकता है आप लोगों को लगे कि प्लगिंग होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक बटन का इस्तेमाल है और वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज करना है, पर उसमें जो एनर्जी रोटर में है वो वेस्ट हो जाती है। पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में अपन क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या वो काइनेटिक एनर्जी जो रोटर में स्टोर्ड है घूमते घूमते, उस काइनेटिक एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस अपना हमारी सप्लाई में भेज देते हैं। जिससे क्या होता है कि इकोनॉमी और बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है सप्लाई सिस्टम की, तो इसलिए वो ज़्यादा इकोनॉमिक हो जाता है। तो ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रू स्टेटमेंट क्या है ग्रुप ड्राइव के लिए? अब ग्रुप देखते ही अपन को लगता है कि यार ग्रुप ड्राइव मतलब बहुत सारी मोटरें होंगी, ग्रुप होगा मोटर्स का, पर यहाँ उल्टा मतलब है सीधे सीधे। क्या कि मोटर एक ही है, वो कई सारी मैकेनिकल शाफ्ट्स को या गियर्स को, इन गियर्स के या पुलिस के ग्रुप को एक सिंगल मोटर चला रही है, तो उसको अपन कहते हैं ग्रुप ड्राइव। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली वन मोटर इज यूज्ड। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रॉपर्टी ऑफ डीसी शंट मोटर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने सेकंड ईयर में डीसी शंट मोटर ठीक से पढ़ी होगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, यही एक चीज़ है ऑप्शन बी जो डीसी शंट मोटर के लिए। बाकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर या डेंजरसली हाई स्पीड एट नो लोड, ये तीनों ही बातें किसकी है? डीसी सीरीज़ मोटर की। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। डीसी सीरीज़ मोटर की तीनों बातें हैं ये, ऑप्शन बी को छोड़ के, क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच मोटर शुड नॉट बी यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सी मोटर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? आप देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो हम यूज़ करते ही हैं। हमारे घरों पे जो छोटे छोटी पंप रहते हैं, छोटी मोटर टिल्लू पंप जिसे बोलते हैं, उसमें सिंगल फेज मोटर ही होती है, तो ऑप्शन सी गया। शंट मोटर और सीरीज़ मोटर में से कन्फ्यूजन है, तो सीरीज़ मोटर की एक खास प्रॉब्लम है क्या कि नो लोड पर वो बहुत हाई स्पीड गेन कर लेती है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में यही होगा कि जब तक स्पीड नहीं बढ़ती है तब तक पानी बाहर नहीं फेंकता है, जब तक पानी बाहर नहीं फेंकता है तब तक मोटर की शाफ्ट पर कोई लोड नहीं होता है, और मोटर की शाफ्ट पर लोड नहीं रहेगा तो एकदम से डेंजरसली हाई स्पीड हो जाएगी। तो यानी जैसे ही मोटर चलेगी एकदम से झटका मारेगी और मोटर की शाफ्ट टूटने के चांसेस हैं। इसलिए डीसी सीरीज़ मोटर कभी यूज़ नहीं करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। छठे पे आ जाओ। इन रेजिस्टेंस हीटिंग विच मटेरियल विल गिव मैक्सिमम टेम्परेचर? कौन सा मटेरियल है जो मैक्सिमम टेम्परेचर देगा? कॉपर भी सुना होगा, नाइक्रोम भी सुना होगा। ये हमारे घरों में जो हीटर रहते हैं ना, वो नाइक्रोम के तार रहते हैं। कॉपर का तार तो हम घरों में लगाते ही हैं। निकल कॉपर आपने नहीं सुना होगा, और सिलिकॉन कार्बाइड नहीं सुना होगा। निकल कॉपर भी एक हीटिंग एलिमेंट बनाता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी हीटिंग एलिमेंट बनाता है, और नाइक्रोम भी एक हीटिंग एलिमेंट है। कॉपर का तार तो हम आम जीवन में देखते ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोई एक हीटिंग एलिमेंट नहीं है। अगर वो हीटिंग एलिमेंट होता तो पूरे घर में गर्मी ही गर्मी होती, क्योंकि सब तरफ कॉपर के वायर हैं। पर इसमें आंसर क्या होगा? छठे का होगा ए, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड एक, मतलब वैसे तो सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो सिलिकॉन और कार्बन दोनों मिलके SiC सिलिकॉन कार्बाइड बनाते हैं, और ये एक तरीके से हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट हो जाता है, हाईली रेजिस्टिव कंपाउंड हो जाता है, जो कि हीटिंग एलिमेंट बनाने काम आता है और बहुत ही अच्छी हीटिंग देता है, बहुत अच्छी हीटिंग देता है ये, नाइक्रोम से भी अच्छी। नाइक्रोम में भी एक अलॉय है, नाइक्रोम की भी आप याद रखिए क्या, निकल, क्रोमियम और आयरन Fe, NiCr और Fe, ये तीन एलिमेंट मिलके अलॉय बनाते हैं नाइक्रोम। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, अब देखो उसके नाम में ही है डायरेक्ट रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन
कौन सा गलत होगा देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन चार्ज, इलेक्ट्रोड्स जो हैं चार्ज में ही इमर्स्ड होती हैं। इलेक्ट्रोड्स डू नॉट टच चार्ज, चार्ज को टच नहीं करती हैं। करंट डज नॉट फ्लो इन चार्ज, मटेरियल इज हीटेड बाय इंडक्शन हीटिंग। देखो डी ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें इंडक्शन हीटिंग का नाम आ गया, जबकि क्वेश्चन किस पे है, रेजिस्टेंस हीटिंग पे। रेजिस्टेंस हीटिंग का प्रिंसिपल होता है कि जिस भी चीज़ को हमें गर्म करना है उसमें से करंट फ्लो करवाया जाएगा और आई स्क्वायर आर की वजह से जो हीट उत्पन्न होगी वही हीट उस पर्टिकुलर चार्ज को, उस पर्टिकुलर चीज़ को गर्म कर देगी जिसमें से अपन ने करंट फ्लो कराया है। यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग का मतलब ही यही है कि उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी गया। और अगर करंट फ्लो होना चाहिए तो इलेक्ट्रोड्स को उस चीज़ को टच करना पड़ेगा जिसको गर्म करना है, जिसमें से करंट फ्लो करवाना है। तो ऑप्शन बी भी गया, यानी बचा गया ऑप्शन ए, और जो कि सही है। इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड होती हैं किसमें, चार्ज में, जिसको भी हमें गर्म करना है। चार्ज यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, जिसको भी हमें गर्म करना है, हीट करना है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ हीटिंग ऑफ सिरेमिक टाइल, सिरेमिक टाइल्स को हीट करने का सबसे अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? इसका आंसर है रेजिस्टेंस हीटिंग। ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है क्योंकि सिरेमिक एक डाइलेक्ट्रिक है, तो इसको पढ़ते ही आपको लग सकता है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। पर आप अगर इसको नेट पर सर्च करेंगे या किताबों में ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस हीटिंग के माध्यम से ही सिरेमिक टाइल्स को गर्म किया जाता है। कैसे? रेजिस्टेंस हीटिंग या रेजिस्टिव ओवंस होते हैं जिनमें अपन सिरेमिक टाइल्स को गर्म करते हैं। तो रेजिस्टिव कॉइल्स चारों ओर रहती है, उनमें से करंट फ्लो करता है, वो कॉइल हीट होती है और उस हीट से अपनी टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स हीट की जाती हैं। तो रेजिस्टेंस हीटिंग 8वें का आंसर है सी। 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीयरिंग एक्शन इन द मोल्टन मेटल ऑफ इंडक्शन फर्नेस। स्टीयरिंग एक्शन क्या है? स्टीर करना मतलब होता है जैसे आप दूध में शक्कर मिलाते हैं या शिकंजी में काला नमक मिलाते हैं, तो आप चम्मच से घुमाते हैं, चम्मच से घुमाते हैं तो जो तरल है, शिकंजी हो या दूध हो, उसमें एक भंवर बनता है। तो ये भंवर बनने का जो पैटर्न है, यानी तरल का गोल गोल घूमना, इसी को कहा जाता है क्या, स्टीयरिंग एक्शन। और ये जो है मोल्टन मेटल में बनता है इंडक्शन फर्नेस में। तो इसका आंसर है कि क्या कारण है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस उसका कारण है। क्योंकि एक तो जो इंडक्शन फर्नेस है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के सिद्धांत पर कार्य करती है कि इंडक्शन कॉइल जो होगी, इंडक्शन फर्नेस में जो इंडक्शन कॉइल लगी होगी वो एक फ्लक्स बनाएगी। उस फ्लक्स और इंडक्शन कॉइल में बहने वाले करंट की वजह से जो पिघला हुआ मेटल होता है उस पर फोर्सेस लगते हैं और वो गोल गोल घूमने लगता है। उस वजह से एक स्टीयरिंग एक्शन आ जाता है। तो अगर हम इंडक्शन फर्नेस में जो चार्ज होगा, जो गला हुआ मेटल होगा, पिघला हुआ जो मेटल होगा, उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गोल गोल घूम रहा है, उसी को स्टीयरिंग एक्शन बोलते हैं। और वो आता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 10वां, इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन आर्क हीटिंग आर मेड ऑफ। आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ की जाती है वो किसकी बनी होती है? इसका आंसर है ग्रेफाइट। क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ग्रेफाइट का वो बहुत कम होता है कार्बन की अपेक्षा, कॉपर की, टंगस्टन, एल्यूमिनियम की अपेक्षा भी। तो ग्रेफाइट की क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रोड की साइज़ हम छोटी भी बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आर्क्स अच्छी बनेगी। छोटी इलेक्ट्रोड में भी अच्छी आर्क बनाने के लिए आर्क हीटिंग में ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स यूज़ की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 11वें पे आ जाओ। ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जब हम करते हैं तो हीट जो प्रोपोर्शनल होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्योंकि अपन को पता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वेल्डिंग करने के लिए हीट उत्पन्न होगी वो हीट किसके माध्यम से होगी? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, करंट पूरा उन दो चीज़ों के थ्रू होता हुआ गुजरता है जिनको हमें जोड़ना है, जिनको वेल्ड करना है। और किसी के थ्रू करंट गुजरने पर जो हीट उत्पन्न होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? आई स्क्वायर आर के। तो जहाँ भी रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस की वजह से वेल्डिंग या हीटिंग देखो, आई स्क्वायर आर का ध्यान हमेशा रखना। आंसर हो जाएगा क्या, 11 का सी। 12th पे आ जाओ। पावर फैक्टर ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है।
जिन्होंने किताब पढ़ी है तो उनको पता होगा कि पावर फैक्टर जो होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का वेल्डिंग के दौरान वो 0.3 से 0.5 होता है, क्योंकि एक तो उसमें आर्क हो रही है, दूसरा ट्रांसफार्मर खुद इंडक्टिव डिवाइस है और आर्क उत्पन्न हो रही है, तो ये दोनों मिलके पावर फैक्टर को बहुत लो कर देते हैं। तो 12वें का आंसर हो जाएगा अपना क्या, बी, पावर फैक्टर ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज़ लो। 13वें पे आ जाओ, द टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ। स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनकी टिप्स जो हैं वो किसकी बनी होती है? आंसर है इसका बी, कॉपर की बनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स जो है वो जनरली लो रेजिस्टेंस अलॉय की होनी चाहिए। अब कार्बन, माइका और पोर्सिलिन और कॉपर, इन चारों में से कॉपर ही ऐसा है जो लो रेजिस्टेंस मटेरियल है, लो रेजिस्टेंस एलिमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट पूछ रहा है अपन से, सिंपल डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन, आंसर हो जाएगा ए। लक्स जो है, लक्स किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, फ्लक्स की नहीं होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जब बोलेंगे तो उसकी यूनिट होगी लक्स। यहाँ पूछा जा रहा है ल्यूमिनस फ्लक्स, तो उसकी यूनिट होगी ल्यूमेन। और आपको एक खास बात बता दूँ, 1 लक्स इक्वल्स टू होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी बी और सी यूनिट तो सेम ही है। लक्स बोलो चाहे ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर बोलो, सेम चीज़ है, क्योंकि 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पूछा जा रहा है ल्यूमिनस फ्लक्स, उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन, आंसर है ए। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन अपने सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, वो भी अभी एक क्वेश्चन इसमें सॉलिड एंगल का भी है, वो भी आगे आएगा। और सॉलिड एंगल मैंने आपको पढ़ने को भी बोला था इंपॉर्टेंट में, और जल्दी ही 303 के इंपॉर्टेंट भी कल तक लाइव हो जाएंगे, उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एमिशन कैपेसिटी ऑफ लाइट सोर्स डिपेंड्स ऑन। किताबों में देखो, जगह जगह देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही डाटा बेस्ड है और टिपिकल है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ढूंढने पर आपको इसका आंसर मिलेगा। वैसे इसका आंसर जितना टिपिकल है ढूंढना उतना ही यहाँ टिक लगाना आसान है, क्योंकि आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि किसी भी लाइट सोर्स की एमिशन कैपेसिटी इन तीनों ही बातों पर डिपेंड करती है कि उस सोर्स की साइज़ क्या है, सोर्स का टेम्परेचर क्या है, और उस सोर्स से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या है। इन तीनों ही बातों पर एमिशन कैपेसिटी डिपेंड करती है, तो आंसर हो जाएगा डी। 16 पे आ जाओ। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल इक्वल्स टू जो भी एरिया सरफेस पे है डिवाइड बाय वहाँ तक के डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर, यानी 16 का आंसर हो जाएगा ए, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन। ठीक है, 16 का आंसर हो गया ए। कैंडिला क्या किसकी यूनिट है? कैंडिला, कैंडिला यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। आप ऊपर देखो, हमने देखा था ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडिला। लाइट फ्लक्स बोलो, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलो, देखो लाइट फ्लक्स तो क्या है, लाइट फ्लक्स की यूनिट दी जाती है ल्यूमेंस में, जैसे अपन ने ऊपर देखा था ल्यूमिनस फ्लक्स। कैंडिला बोलो, लक्स बोलो या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर बोलो, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, और ग्लेयर जो है वो अपने आप में एक यूनिट है। और ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होती है कि कितनी ल्यूमिनस फ्लक्स है बटे वो कितने इलेक्ट्रिकल वाट कंज्यूम करने के बाद उतनी ल्यूमिनस फ्लक्स अपन को मिल रही है। ठीक है, तो 17वें के आगे बढ़ते हैं अपन 18वें क्वेश्चन पे। इन विच वर्क मैक्सिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इज रिक्वायर्ड। कौन से काम में सबसे ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता है? तो आप इनमें से देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि स्टडी रूम में सबसे ज़्यादा अपन को ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इल्यूमिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, आंसर क्या? बी, 18 का बी। 19 पर आ जाओ। यूटिलाइजेशन फैक्टर डिपेंड्स ऑन। यूटिलाइजेशन फैक्टर यहाँ पर कहा जा रहा है, ये किसका यूटिलाइजेशन है? बेसिकली लैंप के यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। तो लैंप की वजह से जो रोशनी है उसके यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। तो किसी भी स्पेस में, किसी भी जगह में जो रोशनी है, या किसी कमरे में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एक कमरे के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं तो कमरे की अपन बात कर लेते हैं। किसी भी कमरे में जो रोशनी है वो रूम की क्या साइज़ है, स्पेस हाइट रेशियो, कितनी हाइट है और अंदर कितना टोटल स्पेस है दीवारों का, ज़मीन का, छत का,
इस पर निर्भर करता है। और लैंप की हाइट क्या है, स्पेस हाइट रेशियो। वॉल्स का, सीलिंग का कलर क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या यूटिलाइजेशन होगा, क्या इल्यूमिनेशन होगा, रोशनी कितनी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा डी। तीनों पर ही डिपेंड करता है। 20वें पे आ जाओ। द स्पीड टाइम कर्व ऑफ अर्बन सर्विस। अर्बन सर्विसेज जो होती हैं, अर्बन सर्विसेज जैसे जैसे मेट्रो ट्रेन, जयपुर मेट्रो हो गई, दिल्ली मेट्रो हो गई, ये सब अर्बन सर्विसेज हैं। तो अर्बन सर्विसेज में जो स्पीड टाइम कर्व बनता है वो बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे साइन वेव हो। पहले ग्राफ बढ़ेगा, फिर एकदम से कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। उसमें क्या है, कांस्टेंट स्पीड से रनिंग कहीं नहीं आती, क्योंकि स्टेशन छोटी छोटी दूरी पर होते हैं। बार बार ट्रेन स्पीड पकड़ती है, फिर ब्रेक लगाती है, फिर स्पीड पकड़ती है, एक्सेलरेट होती है, फिर ब्रेक लगाती है। तो यानी डी और सी तो होगा ही होगा। कोस्टिंग होता है फ्री रनिंग, यानी ना एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है ना स्पीड दी जा रही है। जो इनर्शिया ने गेन करी उसी से वो अपने आप स्पीड डाउन हो रही है, तो कोस्टिंग भी होती है। फ्री रनिंग नहीं होती है अर्बन सर्विसेज में, क्योंकि फ्री रनिंग तब होती है जब लंबे रूट पे गाड़ियाँ चलती है। कांस्टेंट स्पीड पे चलना फ्री रनिंग कहलाता है। तो 20 का आंसर क्या हो गया, बी, कि अर्बन सर्विसेज के स्पीड टाइम कर्व में फ्री रनिंग नहीं होगी। ठीक है। 21 पे आ जाओ। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। किस पे डिपेंड नहीं करती है एवरेज स्पीड ट्रेन की? आंसर है इसका बी, क्योंकि जब हम किसी भी ट्रेन के पाथ की या किसी भी ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो जैसे बेसिकली एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस टोटल टाइम में कितनी देर एक्सेलरेट करती है और कितनी देर रिटार्ड करती है, ये बहुत कम समय होता है, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी स्टेशन से चली तो एक्सेलरेट करेगी कहाँ तक, स्टेशन के आउटर तक, उसके बाद वो उस स्पीड से चलने लग जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। यानी एक्सेलरेशन का टाइम, अगर मान लो 12 घंटे ट्रेन चल रही है तो इसमें पूरे में एक्सेलरेशन का टाइम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे आएगा, ब्रेक का टाइम 1 से 1.5 घंटे आएगा। ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, यानी 12 घंटे में से 1 घंटा एक्सेलरेशन ब्रेकिंग हुआ तो उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से एवरेज स्पीड में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का पीरियड बहुत कम होता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है एवरेज स्पीड निकालने में। तो आंसर क्या हो गया 21 का बी। जबकि आप देखोगे डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, ये तो आना ही आना है। रनिंग टाइम कितना लिया वो भी आना है। स्टॉपेज का ड्यूरेशन क्या था वो भी आना है, क्योंकि कहीं 20 मिनट का स्टॉप, कहीं 10 मिनट का स्टॉप करते करते ही दिल्ली से बॉम्बे जाएगी गाड़ी, तो आधा दिन का तो स्टॉप ही हो जाता है टोटल, अगर टाइम गिनोगे तो लगभग। तो इसलिए 21 का आंसर क्या हो गया बी। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है एवरेज स्पीड पर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड मिनिमम मेंटेनेंस, किस में मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है? तो इसके अगर आप नेट पर आंसर ढूंढोगे तो तरह तरह के आंसर आपको मिलेंगे, पर जो स्टैंडर्ड किताब हैं वो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को लेस मेंटेनेंस वाला बताती हैं। कुछ किताबें डीजल इंजन को भी लेस मेंटेनेंस वाला बताती हैं, पर आज के टाइम पे इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स वेरी लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है इनमें, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है। तो आंसर हो गया क्या 22 का ए। 23 पे आ जाओ। विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। इन चारों में से किनका स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन सबसे कम होगा? तो इसमें देखो वही वाली बात आ जाती है अपनी ऊपर वाली इकोनॉमी वाली। अर्बन रेल सर्विस जो है ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक होगी, या स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इनमें सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि अर्बन रेल, शहरी रेल सेवा क्या करती है, मेट्रो की तरह, मेट्रो वाली बात आ जाती है कि जब एक्सेलरेट करती है तब तो कंज्यूम करती है, पर जब ब्रेकिंग का टाइम आता है, ब्रेक लगते हैं, गाड़ी रुकने वाली होती है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वापस सप्लाई को दे देती है। तो नेट एनर्जी कंजप्शन या स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन कम हो जाता है, क्योंकि इसने कंजम्पशन तो किया पर साथ साथ कुछ जनरेट भी किया। क्योंकि अपन को पता है अर्बन रेल सर्विस जो होती है 2.5-3 किलोमीटर पे स्टेशन आते हैं मेट्रो में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या बी। टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में किस प्रकार की मोटर यूज होती है? बड़ा ही आसान जवाब, डीसी सीरीज मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है भरी हुई ट्रेन को चलाने के लिए। 25वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एनर्जी कंजप्शन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। एनर्जी कंजप्शन जो होता है
इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किस इस्तेमाल होता है? एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेशन बनाने के लिए, हाइट पे चढ़ने के लिए, या मोशन में आने वाले रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, गति अवरोध की पूर्ति में। तो इन तीनों ही चीज़ों के लिए एनर्जी कंज्यूम करती है ट्रेन या ट्रैक्शन सिस्टम, इन तीनों ही चीज़ों के लिए एनर्जी कंज्यूम करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 26 पे आ जाओ। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन विल बी हाई अभिलाग गुणक। देखो हिंदी का मैं कितना खतरनाक शब्द है, अभिलाग। एडहेशन कोफिशिएंट क्या होता है? देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव तो वो फोर्स है जब दो समान तरह के अणुओं में, दो समान तरह के एटम्स में या दो समान तरह के पदार्थों में एक दूसरे को खींचने वाला, चिपकाने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं कोहेसिव, जब दो समान पदार्थ हैं। जब दो असमान पदार्थ हैं, जैसे पानी और ग्लास, जैसे पारा कोहेशन फोर्स लगाता है, पर तेल और हाथ, अपना हाथ और तेल, क्योंकि तेल हाथ के चिपक जाता है, ग्रीस हाथ पे चिपक जाता है, तो यहाँ पर कौन सा एडहेसिव फोर्स काम करता है? तो कब एडहेशन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा? ट्रेन के पहियों और पटरी के बीच में। अगर पटरियाँ गीली है तो दोनों ट्रेन जो है अपनी, उसके पहिए जो हैं और पटरी, उनके बीच में अगर पानी है तो एडहेशन कम हो जाएगा, आपस में नहीं चिपकेगी। अगर ग्रीस लग रहा है पहियों पे या रेल पे तो भी अपने आप दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स नहीं लगेगा। अगर ऑयल छिड़क दिया तो वो भी ग्रीस के बराबर वाली बात है। पर अगर मैं उसे एक बार सैंड से साफ़ कर दूं, यानी सूख भी जाए, सैंड डालेंगे तो सूख जाएगी, और सैंड जो अपनी ट्रेन के या रेल के पहिए हैं, स्टील के जो पहिए हैं, व्हील्स हैं, और जो अपना ट्रैक है, रेल्स है, अगर हम सैंड से इसको साफ़ कर दें तो इनके जो आपस में पोर्स हैं, जो छोटे छोटे बारीक छेद हैं, उनमें सैंड भरा जाएगी, तो आराम से पूरी की पूरी सरफेस एक दूसरे से टच होएगी, एडहेशन बढ़ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन, क्योंकि एडहेसिव फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन बढ़ना। तो आंसर क्या हो गया? बी, जब इसको सैंड से साफ किया जाएगा। ठीक है। द मोस्ट सुटेबल ट्रैक्शन मोटर फॉर रीजनरेशन ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए सबसे अच्छी मोटर कौन सी है ट्रैक्शन के लिए? अब ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। एम्बिग्यूअस मतलब कि इसके कई आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आजकल डीसी सीरीज़ मोटर के साथ साथ एसी सीरीज़ मोटर का भी बहुत उपयोग हो रहा है। अगर आप स्टैंडर्ड किताबें, नई किताबें या नेट पे देखेंगे तो आपको एसी सीरीज़ मोटर आंसर लगेगा, जबकि आप पुराने किताबों के हिसाब से चलें तो डीसी सीरीज़ मोटर सबसे ज़्यादा सूटेबल मोटर है। पर अगर अभी के हिसाब से कॉपियाँ चेक हुई तो एसी सीरीज़ मोटर लिखिए आप। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के हिसाब से वो एकदम सही बैठेगी, मतलब ठीक है। डीसी सीरीज़ मोटर रीजनरेटिव के हिसाब से सही नहीं रहती है, इसीलिए जो बड़ी बड़ी लॉन्ग लेंथ की लाइनों की मोटर है उसमें डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। पर डीसी शंट मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के हिसाब से ठीक है, या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। पर एसी सीरीज़ मोटर अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि एसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफ़ी आसान होती है। 28 पे आ जाओ, तो 27 का आंसर क्या हो गया? सी। 28 पे आ जाओ। विच रेंज ऑफ हाई वोल्टेज इज यूज्ड ड्यू टू इकोनॉमिक कंसंट्रेशन इन ओवरहेड लाइन। अब वैसे तो इसका आंसर जो किताबों में देखा है और नेट पर ढूंढा है वो 25 से 35 kV आता है, पर सभी तरह के वोल्टेज आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा ही एम्बिग्यूअस, इसका मतलब डिस्प्यूट रहेगा आंसर में, कोई क्या बताएगा कोई क्या बताएगा। पर 28 का आप बी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो अर्बन हो, सब अर्बन हो, या इलेक्ट्रीफाइड जो ट्रैक्शन होते हैं छोटी लाइन वाले, वो सब 25 से 35 kV में चलते हैं। 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। 29 में क्या बोल रहा है ये? विच एपरेटस इज नॉट फाउंड इन सब स्टेशन। सब स्टेशन में आपको क्या नहीं मिलेगा? पेंटोग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पेंटोग्राफ तो आपको ट्रेन के ऊपर दिखेगा। पेंटोग्राफ एक करंट कलेक्टर है। करंट कलेक्टर और भी प्रकार के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ट्रॉली टाइप का और पेंटोग्राफ का। करंट कलेक्टर के टाइप्स और उनके डिस्क्रिप्शन आप जरूर पढ़ लें, एक ना एक जरूर पूछेंगे।
तो पेंटोग्राफ ऐसी चीज़ है जो ट्रेन के ऊपर मिलेगी, सब स्टेशन में नहीं मिलेगी। रिलेशन बिटवीन सैग एंड टेंशन, 30th क्वेश्चन। सैग और टेंशन के बीच में रिलेशन अपन से पूछ रहा है। सैग क्या होता है? झोल, और टेंशन होता है तनाव। सीधी सी बात है जो मेरे को समझ में आती है, अपन ने कई बार रस्सी बांधी है दो चीज़ों के बीच में, आप रस्सी को जितना खींचोगे उसका झोल उतना ही कम होएगा। आप रस्सी को ढीली छोड़ते जाओगे, झोल बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना? तो रस्सी को जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा उसमें टेंशन होएगा, यानी टेंशन बढ़ता है तो झोल घटता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी तो अपन को यहाँ से दिख रही है, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेसिकली इसका, क्योंकि पावर सिस्टम में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। आंसर इसका ए है। सैग जो होता है वो 1/t के तो प्रोपोर्शनल होता ही है, पर ऊपर ओमेगा WL स्क्वायर होता है, वेट और लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 30th का ए। तो इस तरीके से ये सारे आंसर हैं, आप एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखें। और इसमें भी मैं वही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। और एक बार जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताएं, रेड लाइन से जो मार्क हैं, पिछला वीडियो देखें आप 302 के इंपॉर्टेंट का, उसको ज़रूर आप एक बार निगाह के नीचे से निकाल लें, क्योंकि उन टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, ओनली विद वीडियोज़ अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।